चलिए अब गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग पेज नंबर 149 ग्रामर में निकालिए सारे बच्चे। सबसे पहले एक एक करके आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर, और ग्रामर की बुक निकालिए पेज नंबर 149। अपने साथ पेन पेंसिल नोटबुक्स भी साथ में रखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायरी एंट्री के बारे में। डायरी एंट्री कैसे लिखा जाए इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए आइए बनाते हैं। अ डायरी एंट्री इज़ अ पर्सनल पीस ऑफ राइटिंग अबाउट योर डे टू डे एक्सपीरियंस। यानी कि डायरी एंट्री किसी व्यक्ति के द्वारा अपने बारे में, यानी कि उनका जो डे टू डे एक्सपीरियंस होता है वो अपने बारे में लिखते हैं। एंड इवेंट्स, या कोई अगर घटना उनके साथ जो घटती है दिन प्रतिदिन उसके बारे में वो एक्सपीरियंस लिखते हैं अपने डायरी एंट्री के तौर पर। इट मे बी रिटन इन अ फ्यू लाइन्स और इन अ फ्यू पेजेस। हो सकता है कि डायरी एंट्री 2-4 लाइन का भी हो या 2-4 पेजों का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू वांट टू राइट। यानी कि यह डिपेंड करता है लिखने वाले पर, ठीक है, राइटर पर, कि आप कितना लिखना चाहते हैं, आप कितना आज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी दिन आप कम लिखते होंगे, हो सकता है कि किसी दिन ज़्यादा लिखते होंगे, ठीक है। उसके बाद है राइटिंग अ डायरी इज़ अ ग्रेट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स एंड ऑफ मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द चेंजेस दैट हैपन इन योर लाइफ। यानी कि डायरी में लिखना अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका है। एंड ऑफ मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द चेंजेस दैट हैपन इन योर लाइफ। और आपके जीवन में क्या बदलाव आया, कौन कौन से ऐसे पहलू थे जिसने आपको प्रभावित किया, ये सारी चीज़ें आप डायरी एंट्री के तौर पे लिखते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू बिकम मोर एक्सप्रेसिंग इन राइटिंग। इससे क्या होता है कि आपका राइटिंग स्किल भी डेवलप होता है। तो इसलिए डायरी एंट्री हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। 2 ही लाइन लिखिए, 4 ही लाइन लिखिए, लेकिन कम से कम लिखना चाहिए। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू बिकम मोर एक्सप्रेसिव इन राइटिंग। इससे क्या होता है तो लिखने की कला का भी विकास होता है। आप और भी बेहतरीन ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं आगे। सिंस अ डायरी एंट्री इज अ पर्सनल एंड इनफॉर्मल, देयर इज नो सेट फॉर्मेट टू राइट इट। चूँकि डायरी एंट्री यह व्यक्तिगत होता है, इसीलिए इसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई इसका तौर तरीका नहीं है, या कोई इसका फॉर्मेट लिखने का कोई फॉर्मेट नहीं है। येट इट मस्ट कंटेन द डेट ऑन विच इट इज़ बीइंग रिटन। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लिखते समय मेंशन करना पड़ता है, एंड दैट इज़ द डेट दैट यू नीड टू मेंशन व्हाइल राइटिंग अ डायरी एंट्री। जब आप डायरी एंट्री करते हैं तो सबसे पहले डेट ज़रूर लिख दिया कीजिए जिस दिन आप ये लिख रहे हैं। यू मे ऑल्सो मेंशन द टाइम एंड प्लेस ऑफ मेकिंग द एंट्री। इसके अलावा डेट के अलावा टाइम और प्लेस, किस जगह पे कितने बजे आपने लिखा था, ठीक है, ये भी आप उसमें पुटअप कर सकते हैं। फॉर्मेट देख सकते हैं, यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मेट दिया गया है। On the top of the sheet you need to write down the date, and below that you need to write down dear diary। ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। डियर डायरी आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं।
उसके बाद है बिगिनिंग ऑफ एंट्री, रेफरेंस टू इवेंट्स एंड फीलिंग्स, कंक्लूजन। यानी कि जो भी आप उसमें डालने वाले हैं वो लिखना शुरू कर दीजिए उसके नीचे से, और कुछ रेफ़र करते हुए जो भी आपने इवेंट्स देखा है या जो भी आपकी फीलिंग्स है उसको रेफ़र करते हुए आप लिखना शुरू कर दीजिए, और फिर अंत में उसका कंक्लूजन बताइए। एक यहाँ सैंपल दिया गया है डायरी एंट्री का और क्वेश्चन भी है, आइए इसको देखें और समझें। इमेजिन दैट योर फाइनल एग्जाम्स गॉट ओवर टुडे। मान लीजिए कि आपका फाइनल एग्ज़ाम आज पूरा हो गया। यू गॉट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स इन द इवनिंग एंड मेड प्लान्स फॉर द शॉर्ट ब्रेक अहेड। आप अपने दोस्तों से शाम में मिले और एक छोटा सा ब्रेक लेने का आपने प्लान बनाया, मतलब कुछ मौज मस्ती करने का। राइट अ डायरी एंट्री अबाउट योर डे। आप उस दिन के बारे में डायरी एंट्री में लिखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका दिया भी हुआ है। सबसे पहले ऊपर में डे लिखना है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कॉमा, देन आफ्टर यू हैव टू मेंशन द डेट। उसके बाद डेट को मेंशन करना है। इट इज़ 25th September today, so you need to write down 25 September 2020, just like this। उसके बाद उसके नीचे डियर डायरी, कॉमा, फिर आप लिखना शुरू कर देंगे। इट इज़ द बॉडी ऑफ द डायरी एंट्री। यह डायरी एंट्री का एक बॉडी है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। टुडे वॉज माई सोशल स्टडीज़ एग्ज़ाम, दिस सेशंस लास्ट वन। आज मेरा सोशल स्टडी का एग्ज़ाम था और वो भी सेशन का लास्ट एग्ज़ाम। I was a little nervous in the morning, but as soon as I began writing it, I was fine। सुबह में मैं अपने एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा चिंतित था, लेकिन जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया नर्वसनेस ख़त्म हो गया और मैं अच्छा महसूस करने लगा। द एग्ज़ाम वॉज नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। एग्ज़ाम मुश्किल नहीं था, मतलब क्वेश्चन वगैरह बहुत भारी नहीं था। माई फ्रेंड्स एंड आई couldn't wait to get out of the classroom when it was over। यानी कि मेरे दोस्त और मैं, हाँ, जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हुआ तो मेरे दोस्त और मैं सभी लोग बाहर आ गए क्लासरूम से। We walked to the school canteen and discussed the questions over some snacks। हम लोग स्कूल के कैंटीन में पहुँचे और वहाँ कुछ नाश्ता, चिप्स, कुरकुरे, समोसा वगैरह खाते हुए उन लोगों ने क्वेश्चंस को कुछ समय के लिए डिस्कशन वगैरह किया। एज यूजुअल आई हैड मेड सम केयरलेस मिस्टेक्स। जैसा कि अक्सर होता है, मैंने केयरलेसनेस के कारण, असावधानी के कारण कुछ मैंने गलतियाँ की। द एग्ज़ाम्स वर फाइनली ओवर। एग्ज़ाम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। वी वर ऑल सो हैप्पी। हम सभी बहुत खुश थे। लेटर इन द इवनिंग वी मेट अगेन फॉर अ बास्केटबॉल मैच। बाद में जब शाम हुई तो हम सभी खेल के मैदान में मिले और हम लोगों ने एक बास्केटबॉल मैच खेला। राहुल्स टीम वन। राहुल की टीम जीत गई बास्केटबॉल मैच में। आई थिंक वी नीड टू प्रैक्टिस मोर ऑफन इफ वी वांट टू विन। यहाँ कहता है कि मुझे लगता है कि अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें बार बार बास्केटबॉल को प्रैक्टिस करना होगा, बार बार खेलना होगा और खेल पर भी ध्यान देना होगा। दिस सैटरडे माई पेरेंट्स आर टेकिंग मी एंड माई फ्रेंड्स फॉर अ मूवी इन द इवनिंग। हाँ,
इस सैटरडे को मेरे मम्मी पापा मुझे और मेरे दोस्तों को शाम में मूवी दिखाने ले जा रहे हैं। वी माइट प्लान अ पिकनिक फॉर नेक्स्ट वीक। हो सकता है कि आने वाले सप्ताह में यानी कि नेक्स्ट वीक में हम लोग पिकनिक के लिए प्लान बना सकते हैं। दिस ब्रेक इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। और यह ब्रेक जो होगा पढ़ाई के बाद एग्जाम दिस ब्रेक इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। यह ब्रेक जो होगा एग्ज़ाम होने के बाद यह बहुत बढ़िया ब्रेक होने वाला है। However, don't you think, dear diary, that I should do something for my parents too? फिर भी मुझे लगता है, मतलब एक डायरी को एड्रेस करते हुए कहते हैं राइटर कि क्या तुम्हें नहीं लगता है that I should do something for my parents too, कि मुझे कुछ अपने माता पिता के लिए भी कुछ स्पेशल करना चाहिए। After all, without their support and guidance, I wouldn't have come this far. क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं इतना दूर नहीं आ पाता। Perhaps पूरन and I can organize a surprise dinner for them. हो सकता है तो पूरन और मैं दोनों मिलकर के एक सरप्राइज डिनर अपने मम्मी पापा के लिए रखेंगे। Oh, I can't wait to see the happy surprise look on their faces. ओह, मैं उनके चेहरे की खुशी को देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि डायरी एंट्री जो है की जाती है। कुछ एक्सरसाइजेज जो दिए गए हैं ये भी धीरे धीरे एक एक करके कराया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नैरेटिव एस्से पे। नैरेटिव एस्से ध्यान देंगे। अ नैरेटिव एस्से, पेज नंबर 150। अ नैरेटिव एस्से इज अ कंपोजिशन दैट नरेट्स एन इंसिडेंट और एन इवेंट। नैरेटिव एस्से वह कंपोजिशन होता है जो कि किसी घटना या किसी इंसिडेंट के बारे में नरेट करता है। ठीक है, टिप्स। इन ऑर्डर टू राइट अ गुड नैरेटिव एस्से, एक अच्छा नैरेटिव एस्से लिखने के लिए यू मस्ट थिंक ऑफ अ गुड स्टोरी इंसिडेंट टू नैरेट। सबसे पहले आपको एक अच्छी कहानी के बारे में सोचना होगा या एक ऐसी घटना के बारे में जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं। योर स्टोरी मे बी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस और टेकन फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ समवन एल्सेस लाइफ। आप जो कहानी नरेट करने वाले हैं वो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर लिखना है, या अगर आपने किसी व्यक्ति को किसी घटना को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा या किसी व्यक्ति को आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आप उसके जीवन से संबंधित भी घटना के बारे में लिख सकते हैं। यू मस्ट नरेट द स्टोरी इन द फर्स्ट पर्सन, दैट इज बाय यूजिंग आई। जब कभी भी आप नैरेटिव स्टोरी लिखते हैं तो आई का यूज़ यानी कि फर्स्ट पर्सन का यूज़ जो है होना चाहिए। यू मे यूज़ डायलॉग बट नॉट टू मच। आप डायलॉग का तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं।
यहाँ एक सैंपल दिया गया है, व्हेन माई सिस्टर वेंट टू कॉलेज, जब मेरी बहन कॉलेज गई। आई वोक अप अर्ली दैट मॉर्निंग, मैं उस दिन पहले सुबह सवेरे जाग गया। माई पेरेंट्स हैड बीन बिजी द होल वीक, मेरे माता पिता पूरे सप्ताह व्यस्त थे। They had been shopping for my sister who was going to stay in a hostel, क्योंकि वे लोग मेरी बहन के लिए जो कि अब हॉस्टल में रहने वाली थी, तो उसी के लिए शॉपिंग कर रहे थे एक सप्ताह से। She was to leave that day, और उस दिन उसे कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जाना था, हॉस्टल में रहने के लिए। In all the 12 years of my life with my sister, I had never once thought what it would be like to not have her around in the house. लेखक कहते हैं कि 12 साल के जीवन में मैंने अपनी बहन को कभी भी उस घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा, वो कभी भी हम सभी से दूर नहीं हुई। It was always so natural for me to run to her for each and everything. यह नेचुरल था मेरे लिए, जब कोई चीज़ मुझे नहीं मिला करती थी, घर में कोई चीज़ नहीं मिलता था, तो मैं उसी के पास जाता था कि फलाना चीज़ कहाँ है। She would help me with my homework, give me tips on what to wear for occasions, lend me her old favorite books to read and listen to me when I needed to talk. लेखक कहते हैं she would help me with my homework, यानी कि होमवर्क बनाने में, होमवर्क कंप्लीट करने में वो मुझे मदद करती थी। give me tips on what to wear for occasions, अलग अलग मौके पर, शादी विवाह पार्टी में क्या पहनना चाहिए, वो भी मुझे वो समझाती थी। लेंड मी हर ओल्ड फेवरेट बुक्स, उसकी जो पुरानी किताबें थी फेवरेट बुक्स, वो भी मुझे पढ़ने के लिए देती थी। और यहाँ तक कि जब भी मैं अकेलापन महसूस करता था, तो वो मुझसे बातें करती थी। Despite her classes, dance lessons and 1,000 other things she was busy with, she would always manage to find time for me. Despite her classes, अपने क्लास करने के अलावा डांस लेसन्स, डांस भी सीखती थी। इसके अलावे एंड 1,000 अदर थिंग्स शी वॉज बिजी विद, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिसमें वो अक्सर बिजी रहा करती थी। शी वुड ऑलवेज मैनेज टू फाइंड टाइम फॉर मी, और उसे मेरे लिए हमेशा समय निकाला करती थी। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन शी टॉट मी हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उसने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था। आई वॉज ओनली 9 एट दैट टाइम। उस समय मैं मात्र 9 वर्ष का था। पापा हैड ट्राइड सेवरल टाइम्स टू हेल्प मी ओवरकम माई फियर। पापा ने कई बार प्रयास किया कि मैं अपने डर पर जीत हासिल करूं। मेरे मन में जो गिरने का डर था, साइकिल से नीचे गिरने का, वो बार बार मेरे पापा ने कोशिश किया। Each time he would push and lead the bike while I was pedaling, I would fall. जब कभी भी वो साइकिल पीछे से पकड़ते थे और जब मैं पैडल चलाता था तो आगे चल कर के मैं गिर जाया करता था। Then my sister showed me how easy it was. तब जाकर मेरी बहन ने मुझे यह बताया कि कितना आसान है यह ऐसा करना, यानी कि साइकिल चलाना। Her persistence gradually eased my fears and I began to ride the bike on my own.
उन्होंने जो लगातार मुझे जो साइकिल चलाने की जानकारी दी, यह मैं करता रहा और अंततः मैं बाइक चलाना सीख गया। एंड नाउ शी वॉज लिविंग टू बिगिन हर कॉलेज लाइफ, और अब वो अपने कॉलेज लाइफ की शुरुआत करने जा रही है। I was watching my parents do the last minute packing for my sister, rushing in and out of her room while she was reading aloud from her list of things to pack. लेखक कहते हैं कि मैं अपने माता पिता को देख रहा था, लास्ट मिनट तक मैं देखते रहा कि किस तरीके से वो मेरी बहन के लिए, दीदी के लिए पैकिंग कर रही थी। रशिंग इन एंड आउट, बार बार कमरे से बाहर जा रही थी, कमरे से अंदर आ रही थी, अलग अलग सामान लेकर के उसको पैक करने के लिए। While she was reading aloud from her list of things to pack, और उनकी बहन ने एक लिस्ट बनाया हुआ था कि क्या क्या चीज़ हॉस्टल में ले जाना है, और वो बार बार उसे रीड आउट कर रही थी, पढ़ रही थी ज़ोर से, और मम्मी सामान ले लेकर के उसको पैक करती जा रही थी। Every now and then she would smile at me. हमेशा, हर समय, जितनी बार भी वो मुझे देखती थी, मुझे देख करके मुस्कुराने लगती थी। When they were done, she came and sat beside me. जब उन लोगों ने पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो वो आई और मेरे बगल में बैठ गई। I will miss you, she said, giving me a warm embrace. उसने मुझे गले लगाते हुए कहा कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। I know, I replied in a whisper. तो लेखक ने भी जवाब दिया धीमी आवाज़ में, हाँ मैं जानता हूँ। That day when I saw her going away, I realized how my life was going to change from that point onwards. उस दिन जब मेरी बहन हॉस्टल में जा रही थी कॉलेज लाइफ की शुरुआत करने के लिए, तब मैं समझ गया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा लाइफ भी अब धीरे धीरे बदलने वाला है, चेंज होने वाला है। It took me a while to get used to her absence in the house. यानी कि उसके अनुपस्थिति को भुलाने के लिए कुछ समय लगेगा। With time, as it got better, I also started relying on myself for things small and big. जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे लेखक कहते हैं कि मैंने अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया। छोटी या बड़ी चीज़ों के लिए मैं खुद पर निर्भर रहने लगा। I still took her advice, but I also became more confident about myself. मैं अभी भी उनसे सलाह लेता हूँ, लेकिन मैं अब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। I learned to adjust to the changes that take place in life, and I learned how important it is to do so. मैंने जीवन में जो बदलाव आता है उसके साथ एडजस्ट करना सीख लिया है। एंड आई लर्न हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू डू सो। और मैं इस बात को भी जानता हूँ कि समय के साथ हर एक व्यक्ति को बदलना चाहिए। एक कहावत भी है, चेंज विद द टाइम, अदरवाइज टाइम विल चेंज यू। ठीक है, समय के साथ बदलिए, नहीं तो समय आपको बदल देगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से डिस्क्रिप्टिव एसे के बारे में पढ़ेंगे, और ये जितने भी एसेज वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह जो दिए गए हैं, ये हम लोग फिर लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।